नगर में, गांव में, नगर में, गांव में दर दर भटकती नौजवानी है। नगर में, गांव में दर दर भटकती नौजवानी है। नगर में, गांव में दर दर भटकती नौजवानी है। कहीं पांवों में छाले हैं, कहीं आंखों में पानी है। नगर में, गांव में दर दर भटकती नौजवानी है। कहीं पांवों में छाले हैं, कहीं आंखों में पानी है। और शेर देखें कि कहाँ खुशियों के काजल से, कहाँ खुशियों के काजल से संवरना थी सभी आंखें। कहाँ खुशियों के काजल से संवरना थी सभी आंखें। कहाँ लोगों की आंखों में गमों की राजधानी है। खुशियों के काजल से संवरना थी सभी आंखें। कहाँ लोगों की आंखों में गमों की राजधानी है। और बतौर खास ये शेर देखे, याद कर ले कि गरीबों के लहू की गंध आती है हवेली से। गरीबों के लहू की गंध आती है हवेली से। यही ऊंचे मकानों के महकने की कहानी है। यही ऊंचे मकानों के। इतने अच्छे शेर पे आप लोग खामोश ताली बजाइए। गरीबों के लहू की गंध आती है हवेली से। यही ऊंचे मकानों के महकने की कहानी है। और नहीं है फर्क दिल्ली की या भोपाली फिजाओं में। नहीं है फर्क दिल्ली की या भोपाली फिजाओं में। कहीं तूफान में कश्ती है, कहीं कश्ती में पानी है। कहीं कश्ती में पानी है। और ये शेर मैं इस भाई के लिए समर्पित करता हूँ। गुलाबों से महकते हैं, हाँ गुलाबों से महकते हैं जिन्हें छूकर हमेशा हम। गुलाबों से महकते हैं जिन्हें छूकर हमेशा हम। यही तो पास में अपने फरिश्तों की निशानी है। यही तो पास में अपने फरिश्तों की निशानी है। और आखिरी शेर और एक पढ़ता हूँ कि यही गीता महकती है, यही गीता महकती है, यही कुरान की खुशबू। यही गीता महकती है, यही कुरान की खुशबू। मेरे भारत की कौमी एकता की ये निशानी है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा भीड़ में पड़ा है जिसको किसी कोई शक नहीं होती। आज तक भीड़ का कोई परिभाषा कहीं लिखी नहीं है। कोई कानून की किसी किताब में भीड़ की कोई परिभाषा नहीं। इंसानों की परिभाषाएं हैं लेकिन भीड़ की नहीं है। तो आज आपने इंसानों के बीच पढ़ी गजब और सब कुछ सुना है, समझा है, याद भी हो गई। और स्टाइल भी याद हो गई। बता दो मुझे कर दिया। कॉपी कर ले। हम तो कब कॉपी करते थे, लड़का एक था वो बहुत जबरदस्त तरीके से कॉपी करता है। अब मैं चाहता हूँ कि मोहम्मदी के कुछ लोग बहुत दुखी, देर हो गई है, लेकिन यहाँ से मुस्कुराता चेहरा ही जाना चाहिए। मैं सुमित भारद्वाज को आमंत्रित करता हूँ कि वो आए। क्योंकि 5 मिनट का समय मेरे पास है तो मैं उसका सदुपयोग करते हुए, क्योंकि जितना हम बोलेंगे उतना समय आगे बढ़ेगा। तो वही उद्देश्य भी है।
सार्थक बातों से हमारा समझ जो है वो आगे बढ़े, सार्थक बातों से। तो आदरणीय जो गजल अभी एकदम जिन्हें जो सागर से आए हुए थे, जो गजलें पेश की है, सच में वो गजलें एक अलग विधा की है। वैसे आपने देखा होगा कि वीर रस का गजल का बहुत बिरला होता है। मतलब अगर मैं साहित्यकारों की सूची बनाऊं और उसमें वीर रस का गजल का मतलब खून जो है वो 120 80 की बजाय 240 और 180 पे भागने लगे। ऐसी गजलें केवल वृंदावन राय जी ही कैसे पढ़ सकते हैं, कोई दूसरा नहीं पढ़ सकता। लेकिन ऐसी खासियत हमारे भाई में भी है जो मोहम्मदी की धरती से आता है, उसकी कला भी निराली है। नाम सुमित भारद्वाज है और निश्चित रूप से सुमित यथा नामे तथा गुणे, जैसा नाम है वो ऐसा ही काव्यिक व्यवहार जो कि आपके समझ आने वाला है। मैं अत्यधिक देर न करते हुए, एक विलंब न करते हुए आपके समझ आमंत्रित करता हूँ भैया सुमित भारद्वाज जी को। आप लोग तालियों से स्वागत करें भैया सुमित भारद्वाज। माँ शारदे को नमन करता हूँ, माँ भारती को नमन करता हूँ, समृद्ध मंच को प्रणाम करता हूँ और आप सभी की गरिमामय उपस्थिति को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। कपिलस फाउंडेशन का ये जो महाकुंभ 150 घंटे का कवि सम्मेलन मुशायरा आयोजित किया गया है, एक विश्व रिकॉर्ड बन रहा है। इसके लिए मैं कपिलस फाउंडेशन की पूरी टीम और यतीश शुक्ला दादा का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाइयाँ देता हूँ। समय की सीमा है, 20 मिनट निर्धारित किया गया है। 20 मिनट में हमको काव्य पाठ खत्म करना है। मैं राष्ट्रीय धारा का कवि हूँ, देश की बात करता हूँ, समाज की बात करता हूँ। 4 पंक्तियों के माध्यम से कुछ छंदों की श्रृंखला आपके सम्मुख रखूंगा, छंदों से जोड़ने का प्रयास करूंगा। 4 पंक्तियों के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जब देश की बात आती है, समाज की बात आती है, राष्ट्र की बात आती है, तो सबसे पहला स्थान, सबसे ऊंचा स्थान तिरंगे का होता है। तिरंगा क्या है? तिरंगा केवल एक ध्वजा नहीं है, तिरंगा केवल एक झंडा नहीं है हमारे देश का। तिरंगा क्या है वो मैंने छंदों में लिखने का प्रयास किया है, सुनिएगा और आशीर्वाद दीजिएगा। क्या है तिरंगा? देश के सिपाहियों की आन बान शान है ये, बलिदानी योद्धाओं के प्राण ये तिरंगा है। देश के सिपाहियों की आन बान शान है ये, बलिदानी योद्धाओं के प्राण ये तिरंगा है। शत्रुओं की छातियों को भेद के दिखाया शौर्य, रणभूमि तर्कस का बाण ये तिरंगा है। शत्रुओं की छातियों को भेद के दिखाया शौर्य, शत्रुओं की छातियों में गाड़ के दिखाया शौर्य, रणभूमि तर्कस का बाण ये तिरंगा है। कि विश्व गुरु और सोने की चिड़िया से मिला भारत के नीड़ का निर्माण ये तिरंगा है। और लहू से जो सींच के दिए हैं 3 रंग, उन सैनिकों के शौर्य का प्रमाण ये तिरंगा है। कि लहू से जो सींच के मिले हैं 3 रंग, उन सैनिकों के शौर्य का प्रमाण ये तिरंगा है। सैनिक पर कुछ शब्द पढ़ना चाहता हूँ। भूमिका इतनी सी है कि देश का एक लाडला बेटा, देश का एक सैनिक सीमा पर शहीद होता है, उसका पार्थिव शरीर उसके गांव में आता है और उसके धर्मपत्नी तक एक खबर पहुंचती है कि आपके साजन का पार्थिव शरीर जो है वो गांव में पधार चुका है। उसकी धर्मपत्नी अपने सारे कामकाज छोड़कर घर के दरवाजे की तरफ बढ़ती है, दौड़ती है और जैसे ही देहरी के बाहर कदम रखती है, उसको जो नजारा दिखता है वो नजारा मैंने 2 छंदों में उतारने का प्रयास किया है। मार्मिक छंद है, सुनिएगा। और अगर मैंने कुछ अच्छा लिखने का प्रयास किया हो तो सभी का आशीर्वाद चाहता हूँ। जैसे उसके धर्मपत्नी ने दरवाजे के बाहर, देहरी के बाहर कदम रखा, उसको नजारा क्या दिखा है कि तन रोया मन रोया धरती गगन रोया, तन रोया मन रोया धरती गगन रोया, पहले प्यार वाली मुलाकातें रोने लगी हैं। तन रोया मन रोया धरती गगन रोया,
पहले प्यार वाली सारी मुलाकातें रोने लगी हैं, आंसुओं की धार चले जैसे पतवार चले, चाहतों की सारी आज बातें रोने लगी हैं। ये आखिरी मिलन पर मान होके आ गया है, चांदनी लुटाने वाली रातें रोने लगी हैं। अब तिरंगे में लिपटे जो देख लिया साजन को, प्यार बरसाने वाली आंखें रोने लगी हैं। तिरंगे में लिपटे जो देख लिया साजन को, प्यार बरसाने वाली आंखें रोने लगी हैं। और ये बात जब घर के अन्य सदस्यों तक पहुंचती है तो रोने का सिलसिला कहाँ तक जा रहा है देखिएगा कि ऋतुबा ऐसा की रोई बहना की राखी रोई, ऋतुबा ऐसा की रोई बहना की राखी रोई, रोते 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 नन्ही बेटी रोने लगी है। ऋतुबा ऐसा की रोई बहना की राखी रोई, रोते 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 नन्ही बेटी रोने लगी है। अखियों का काजल रोया, बूढ़ी माँ का आंचल रोया, नन्हे नन्हे बच्चों की लंगोटी रोने लगी है। अखियों का काजल रोया, बूढ़ी माँ का आंचल रोया, नन्हे नन्हे बच्चों की लंगोटी रोने लगी है। कि एक ही कमाने वाला चला गया छोड़कर, बहन की सगाई की ये बूढ़ी रोने लगी है। अब बूढ़ा बाप सोच रहा घर कैसे चलेगा ये, पूछी पड़ी घर की अंगीठी रोने लगी है। कि बूढ़ा बाप सोच रहा घर कैसे चलेगा ये, पूछी पड़ी घर की अंगीठी रोने लगी है। और उस शहीद के घर जब त्योहार आते हैं, होली का त्योहार आता है, सारे गांव वाले रंग खेलते हैं, होली खेलते हैं, पूरा परिवार होली खेलता है, सारे रिश्तेदार होली खेलते हैं। लेकिन उसकी जो धर्मपत्नी है वो एक कोने में बैठकर सिसक के रो रही होती है। तो कुछ लोग उससे पूछने का प्रयास करते हैं कि पूरा गांव होली के रंग में रंगा हुआ है, पूरा परिवार होली खेल रहा है, आप होली क्यों नहीं खेलना चाह रही हैं? तो उसने जो जवाब दिया है वो जवाब मैंने छंद में उतारने का प्रयास किया, सुनिएगा क्या कहती है कि तीज त्योहार वाले रंग सारे खो गए हैं, बिन सजना के कैसे खुशियां मनाऊं मैं। तीज त्योहार वाले रंग सारे खो गए हैं, बिन सजना के कैसे खुशियां मनाऊं मैं। हृदय में घाव दे गया है आज फिर कोई, हृदय में घाव दे गया है आज फिर कोई, कब तक जख्मों को अपने छुपाऊं मैं। कि हृदय में घाव दे गया है आज फिर कोई, कब तक जख्मों को अपने छुपाऊं मैं। कि जीवन के रंग सारे श्वेत हो गए हैं आज, मन की व्यथा को आज किसको सुनाऊं मैं। और मांग का सिंदूरी रंग ही ना जब बच पाया, कैसे होली वाले रंग तन पे लगाऊं मैं। कि मांग का सिंदूरी रंग ही ना जब बच पाया, कैसे होली वाले रंग तन पे लगाऊं मैं। ये घटनाएं हमारे देश के अंदर क्यों होती हैं, इनसे निपटने के लिए क्या होना चाहिए? मैं देश के सौर्य पढ़ना चाहता हूँ, दो छंद और हैं, सुनिएगा कि इन समस्याओं से निपटने के लिए क्या होना चाहिए। आए दिन हमारे देश के सैनिक सीमा पर शहीद होते हैं, आए दिन बेटे मरते हैं, क्या होना चाहिए? सुनिएगा कि केसर की क्यारियों में रक्त की जो बही धार, केसर की क्यारियों में रक्त की जो बही धार, सुनो बंद जुल्म का नकाब होना चाहिए। सैनिकों की वीरता को देख काल कांप उठे, काल का भी काल अब खराब होना चाहिए। और सिंहों का साहस दिखा दो आज शत्रुओं को, पत्थरों से ईंट का जवाब होना चाहिए। और शत्रुओं की छातियों को चीर दे हमारे भी, बूंद बूंद रक्त का हिसाब होना चाहिए। शत्रुओं की छातियों को चीर दे हमारे भी, बूंद बूंद रक्त का हिसाब होना चाहिए। और एक हिसाब हमारे देश की सेना के द्वारा लिया गया है दुश्मनों से। एक बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई थी जिसमें हमारे वायुसेना के 12 लड़ाकू विमान पाकिस्तान की सीमा में जाते हैं, उनके आतंकी अड्डों को तबाह करते हैं और सुरक्षित अपने देश को लौटते हैं। उसी सेना का एक सिपाही अभिनंदन जो कि पाकिस्तान में घुसता है और उनके आतंकी अड्डों को तबाह करता है और सुरक्षित अपने देश को लौटता है, एक उपमा देने का प्रयास किया है। वो अभिनंदन सिर्फ अभिनंदन नहीं थे, वो कौन थे और क्या करके लौटे हैं, सुनिएगा। कि पाक के घमंड को किया है चूर चूर आज, सौर्य की गाथा को गहन करके आए हैं। पाक के घमंड को किया है चूर चूर आज, सौर्य की गाथा को गहन करके आए हैं। 12 जवान गए लेकर विमान देखो, जीत का मुखौटा वो पहन करके आए हैं। 12 जवान गए लेकर विमान देखो, जीत का मुखौटा वो पहन करके आए हैं। कि माटी का चंदन लगा करके अभिनंदन, छाती पे चोट थोड़ी सहन करके आए हैं। अब पवन में बेग भर उड़े थे पवन पुत्र, पवन में बेग भर उड़े थे पवन पुत्र, रावण की लंका को दहन करके आए हैं। पवन में बेग भर उड़े थे पवन पुत्र, रावण की लंका को दहन करके आए हैं।
एक गुलशन और पढ़ना चाहता हूँ। भूलने की परंपरा बहुत पुरानी है हमारे हिंदुस्तान में, हमारे देश में। जो देश के लिए जीता है हम उसको भूलते हैं, जो देश के लिए मरता है हम उसको भूलते हैं। जिन्होंने अपने परिवार को न्यौछावर कर दिया है राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, हम उनको भूले हैं। इसी भूलने की परंपरा को लेकर एक मैंने छंद लिखा है, सुनिएगा। कि भूले हम पुरखों की जवानी की कहानी को, भूले हम पुरखों की जवानी की कहानी को, 1.25 लाख नारियों के जौहर को भूले हैं। भूले हम पुरखों की जवानी की कहानी को, 1.25 लाख नारियों के जौहर को भूले हैं। बूंद बूंद रक्त का बहा दिया है देश पर, उन तमाम हिंदुस्तानियों के धरोहर को भूले हैं। और रणभूमि में जो लड़े हैं बिना शीश के, उन घायल सिपाहियों के तेवर को भूले हैं। और बाबर को याद रहा और याद रहा हुमायूं, सीने पे गोली खाए चंद्रशेखर। कि बाबर को याद रहा और याद रहा हुमायूं, सीने पे गोली खाए चंद्रशेखर को भूले हैं। चंद्रशेखर पर एक छंद है, छोटी सी भूमिका है। चंद्रशेखर आजाद जी अपने पार्ट में बैठे हुए होते हैं और दुश्मनों ने उनको घेर लिया है। और जब उनके पिस्टल में कुछ चंद गोलियां बचती हैं तो वो एक निर्णय लेते हैं कि अपने पिस्टल की अंतिम गोली अपने सीने में उतारेंगे, लेकिन कभी भी अंग्रेजों के गिरफ्त में नहीं आएंगे, कभी उनके गुलाम नहीं बनेंगे। जब ये निर्णय लेते हैं तो उनकी पिस्टल की अंतिम गोली उनसे एक निवेदन करती है। वो निवेदन क्या करती है वो मैंने छंद में लिखने का प्रयास किया है। वो गोली, अंतिम गोली उनसे क्या कहती है, सुनिएगा। कि सुनो वीर भारती के शत्रु सामने खड़े हैं, दीजिए आदेश अब कोट बन जाऊंगी। सुनो वीर भारती के शत्रु सामने खड़े हैं, दीजिए आदेश अब कोट बन जाऊंगी। शत्रुओं पे छोड़ो मुझे देश के लिए चलूंगी, दुश्मन के जिस्म की मैं चोट बन जाऊंगी। शत्रुओं पे छोड़ो मुझे देश के लिए चलूंगी, दुश्मनों के जिस्म की मैं चोट बन जाऊंगी। और क्या कहती है कि सीने में उतारो नहीं खुद के मुझे है वीर, आजादी के लिए एक खोट बन जाऊंगी। और एक बार शत्रुओं की छातियों में दागो मुझे, एक बार दागो मुझे शत्रुओं की छातियों में, छातियों को छूते हैं विस्फोट बन जाऊंगी। एक बार दागो मुझे शत्रुओं की छातियों में, छातियों को छूते ही विस्फोट बन जाऊंगी। यहाँ पर नारी शक्ति विराजमान है। हम लोग बहुत सारे कार्यक्रम करते हैं, बहुत सारी कविता लिखते हैं, बहुत सारे मंच करते हैं, इसमें नारी शक्ति को बढ़ावा दिया जाता है, बहुत अच्छी बात है। हम लोग नारी को प्रोत्साहित करते हैं कि आपको समाज में बदलना होगा तब ये समाज सुधरेगा। लेकिन मैंने एक छंद लिखने का प्रयास किया है कि नारी बदलेगी समाज तब नहीं सुधरेगा, जब ये पुरुष वर्ग बदलेगा तब समाज सुधरेगा। तो उसी को मैंने छंद में उतारने का प्रयास किया है। सुनिएगा क्या क्या कहते हैं कि देश में जो बढ़ने लगी है भीड़ गद्दारों की, देश में जो बढ़ने लगी है भीड़ गद्दारों की, देशद्रोहियों के प्रति रोष होना चाहिए और आपसे ही निकलेंगे शेखर भगत कोई। राष्ट्र प्रेम वाला वही जोश होना चाहिए कि आपसे ही निकलेंगे शेखर भगत कोई। राष्ट्र प्रेम वाला वही जोश होना चाहिए और हर किसी के रक्त में हो देशभक्ति की उबाल, वंदे मातरम उद्घोष होना चाहिए। और बेटियां बनाओ लक्ष्मीबाई सिंह महान, किंतु बेटे सभी सुभाष चंद्र बोस। बेटियां बनाओ लक्ष्मीबाई सिंह महान, किंतु बेटे भी सुभाष चंद्र बोस होने चाहिए, बेटे भी सुभाष चंद्र बोस होने चाहिए। एक छोटी सी कविता पढ़ूंगा, उसके बाद अपना स्थान लूंगा। हम देखते आए दिन हमारे सीमा पर आतंकी घटना होती है, हमारे देश के जवान मारे जाते हैं, सिपाही मारे जाते हैं। मैंने उस पर एक कविता लिखने का प्रयास किया, सुनिएगा। कि देखो कैसे तरह से दिख रहे हैं भारत की परिपाटी में, देखो कैसे तरह से दिख रहे हैं भारत की परिपाटी में, चंद भेड़िए हमला करते 100 सिंहों की छाती में। अभी कुछ समय पहले एक आतंकी घटना हुई जिसमें कुछ आतंकवादियों को पकड़ा गया। उसमें मैंने देखा कि कुछ आतंकवादी ऐसे थे जिनकी महज उम्र 18 साल 20 साल नहीं होगी। तब मैंने लिखा कि देखो कैसे तरह से दिख रहे हैं भारत की परिपाटी में, चंद भेड़िए हमला करते 100 सिंहों की छाती में। हम सिंहों के वंशज होकर बकरी जैसे बन बैठे, हम सिंहों के वंशज होकर बकरी जैसे बन बैठे और देश की सीमा पर दुश्मन रहते हैं ऐठे। मैंने देखा 20 साल की युवा उसमें शामिल है, नन्हे मासूमों के निर्दोषों के कातिल है और इनका कोई धर्म नहीं, ये करते कृत्य घिनौने हैं, तुम इनको माफ नहीं करना, ये गद्दारों की कि इनका कोई धर्म नहीं, ये करते कृत्य घिनौने हैं, तुम इनको माफ नहीं करना, ये गद्दारों की कौमें हैं। और कौन लोग हैं जो इन आतंकवादियों को सपोर्ट करते हैं? आतंकवादियों के कुछ गुट होते हैं, स्लीपर सेल की तरह हमारे देश में 10 साल तक रहते हैं, हमारे देश की गतिविधियों पर नजर रखते हैं और उसके बाद एक बड़े आतंकी घटना को अंजाम देते हैं। कौन इनको सपोर्ट करते हैं, किनकी वजह से हमारे देश में रहते हैं? तब मैंने लिखा कि पता लगाओ कौन सब बोले अब तक इनको पाले हैं, पता लगाओ
इनको पाले हैं, कितने इनके रक्षक हैं, कितने इनके रखवाले हैं। इनको आतंकी घटना का कौन इशारा देता है, इनको आतंकी घटना का कौन इशारा देता है, पता लगाओ गद्दारों को कौन सहारा देता है। लगता है कि नेता मंत्री तंत्री इनकी सीढ़ी है, लगता है कि नेता मंत्री तंत्री इनकी सीढ़ी है। देश के अंदर पनप रही आतंकवाद की पीढ़ी है, और जो भी इनके पक्षकार हो उसको पहले झटका दो, घर भीतर से खींच खिलाकर एक को लटका दो। जो भी इनके पक्षकार हो उसको पहले झटका दो, घर भीतर से खींच खिलाकर एक को लटका दो। और हमारे देश की राजनीति देखिए, जब एक राजनीतिक दल चुनाव जीतता है तब भारत जिंदाबाद, वंदे मातरम के नारे लगते हैं, लेकिन कहीं जब छोटे छोटे कोई राजनीतिक दल चुनाव जीतते हैं एक दो जगह पर, तो भारत मुर्दाबाद और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगने लगते हैं। तब मैंने लिखा कि आज देश के अंदर रोज तिरंगा फाड़ा जाता है, आज देश के अंदर रोज तिरंगा फाड़ा जाता है, कायर बुजुर्ग लोगों से यह देश लड़ाया जाता है। धर्म के आड़े देश विरोधी नारे लगने लगते हैं, धर्म के आड़े देश विरोधी नारे लगने लगते हैं। जिनको अपना समझा वो हत्यारे लगने लगते हैं, और जिन्हें तिरंगा प्यारा ना हो एक बार झटका देना, जेलों को भरने से अच्छा जिंदा ही लटका देना, और मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में बस एक तिरंगा झंडा हो, और देशद्रोह की एक सजा केवल फांसी का फंदा हो। जय हिंद, जय भारत, बोले भारत माता की, भारत माता की। बहुत धन्यवाद आपका। अब धीमे धीमे बारात बता हो रही है। पंडित जी और जो थे मुख्य मुख्य लोग बचेंगे, उसमें से कुछ लोग कहेंगे हमें कल पढ़ेंगे। ऐसा मत करिएगा, एक कवि के पास 20 मिनट है, जैसे कोई एक व्यक्ति 200 ml खून दे सकता है, वैसे एक कभी 20 मिनट ही खून जो है 20 मिनट ही काट पाट कर सकता है, खून भी सकता है। तो आप लोग पूरी ऊर्जा के साथ, पूरी हिम्मत, पूरी ताकत के साथ हमारा साथ निभाइए, तभी ये गाड़ी पार हो पाएगी। दिन के बहुत लोग जो रात में साथ निभाए वही सच्चाई कैसी है, सही बात यही है। हमारा सब प्रेम लिख लिए हैं जो रात के साथ है, और सही बात है, मैं उन सबके वीडियो जो रिकॉर्डिंग चल रही है सबसे पूछ उसी करूंगा जो हमारे रात में पड़ेगा, तो पूछ कर काट काट के उसकी रील निकाल के उसका सब निकाल के सब पूछ कर देंगे, वो हमारे हाथ में है। तो हम उसमें छोटे क्लिप निकाल के पूछ करेंगे, तो दिन का भैया आदमी खुद क्लिप निकाल वो खुद करे। अभी मोहम्मदी की टीम में योगेश जी है, मैं उनको आमंत्रित करता हूँ, अगर किसी भूमिका की टीम करता हूँ, प्यारे और पूरा 20 मिनट जो है कार्यपाठ करें, और हार्दिक स्वागत है, आप तालियों से उनका स्वागत करें, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं। योगेश जी वीरस के कवि लगते हैं, कुछ लोग वीरस के कवि होते हैं, लेकिन ये लगते हैं, मतलब आदमी देख के आ जाएगा ये वीरस के हैं। अभी अलग बात है कि आज ये वीरस ना पढ़े, हो सकता ना पढ़े, लेकिन उसका पढ़े भी, तो मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ कि वे आए अपना पाठ करें। ज्ञान के प्रकाश मां शारदे और सभी को प्रणाम करते हुए मैं मां शारदे के चरणों में पहले एक वीणा वंदना प्रस्तुत करता हूँ, आप लोग सुनिएगा। हे वीणा की धारणी, हे वीणा की धारणी, वंदनीय मां शारदे। हे वीणा की धारणी, वंदनीय मां शारदे। करता प्रणाम
हो ज्ञान की देवी करूं वंदना आपकी, हो ज्ञान